800 से ज़्यादा बच्चे लापता हो गए हैं। ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, क्या एस्ट्रोलॉजी से ये चीज़ें भी ठीक करी जा सकती हैं? एस्ट्रोलॉजी की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तुम रेकी हीलिंग से क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? कौन कौन सी बीमारी, कैंसर तक ठीक हो सकता है? देखो, रेकी हीलिंग से आप छोटे से छोटा सर दर्द से लेके कैंसर जैसी चीज़ों को हील कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मेडिकल साइंस को इग्नोर करते हैं। राम और कृष्ण तो भगवान है, लेकिन जो साईं बाबा वो तो संत थे ना, तो उनकी सिद्धियाँ इतनी ज़्यादा मजबूत थी और इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो छूकर लोगों की बीमारियों को ठीक कर देते थे। तो बबीता मैम, मैं चाहूँगा कि आप अपने रेकी हीलिंग का कोई एक्सपीरियंस अगर आप बताना चाहें तो। से एस्ट्रोलॉजी के भी कुछ सिद्धांत होते हैं, करेक्ट। तो आपके मानने या ना मानने से ये नहीं है कि वो सिद्धांत है ही नहीं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष राय और मैं हूँ टॉक विद फील का फाउंडर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इस पॉडकास्ट में काफ़ी तरह के लोग आए। हमारे पास एस्ट्रोलॉजर आए, न्यूमरोलॉजर आए, बिजनेसमैन आए, वुमेन एम्पावरमेंट के लोग आए। लेकिन जब भी कोई एक ऐसी कहानी आती है जब वो रियल आके कुछ बताने वाली है, और आप जानते हैं वैलेंटाइंस डे आने वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, उनके बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हैं, अपने प्यार के बारे में पूछ रहे हैं, अपने करियर के बारे में पूछ रहे हैं, अपने स्टेटस के बारे में पूछ रहे हैं। तो आज मैं यहाँ पे बुलाने वाला हूँ बबीता गुप्ता जी को, जो हमें बताने वाली है कि हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे करियर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या हमारे रिलेशनशिप में जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आज मैं उनसे सवाल पूछूंगा और वो हमें जवाब देंगी। सो आइए स्वागत करते हैं बबीता गुप्ता जी का। मैम कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। मैम कैसा लग रहा है हमारे स्टूडियो में आकर? मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और मैं कहना चाहूँगी कि मैं फर्स्ट टाइम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं आ रही हूँ, तो थोड़ी सी एंजाइटी और नर्वसनेस भी हो रही है, बट यहाँ का माहौल इतना फ्रेंडली है कि मुझे सब अब कंफर्टेबल लग रहा है। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर यू मैम कि जो केपी एस्ट्रोलॉजी होती है, जैसे मैंने आपके बारे में पढ़ा भी कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में आप काफ़ी कुछ जानते हैं, एंड केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि व्हाट इज़ केपी एस्ट्रोलॉजी? केपी एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का ही एक स्वरूप है। एस्ट्रोलॉजी से केपी एस्ट्रोलॉजी कुछ अलग चीज़ नहीं है। और मैं एस्ट्रोलॉजी में क्यों आई, वो भी मेरी अपनी पर्सनल परेशानियों के चलते ही मैंने कि एस्ट्रोलॉजी का मार्ग चुना, क्योंकि हम लोग हिंदू हैं और हमारे परिवारों में क्या होता है कि कुछ भी काम होता है तो ज़्यादातर क्या होता है, ज्योतिष परामर्श जरूर लिया जाता है। कोई दिक्कत है तो भी ज्योतिष परामर्श लिया जाएगा, चलो पंडित जी से पूछते हैं। तो इस तरह का माहौल हमने बचपन से देखा है अपने घर में। बाद में मेरी खुद की फैमिली बनी, मुझे कुछ परेशानियां आई तो मैं भी अपनी परेशानियों को लेकर ज्योतिष के पास गई। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ समस्याएं बताई, योग बताए, दोष बताए, उपाय बताए, तो सुन के कभी डर भी लगता था। मैंने उपाय भी करे, लेकिन उसका कुछ नतीजा नहीं निकला। तो क्या हुआ, इन चीज़ों को करते करते मैं थक गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी इस विद्या को सीखती हूँ। तो ये विचार मेरे मन में तब से आया, तो मैंने भी एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन शुरू किया। एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करते करते कुछ चीज़ें समझ में आई कि कुछ चीज़ें रियल थी जो ज्योतिष लोगों ने मुझे बताई थी, और कुछ चीज़ें सिर्फ बाजारीकरण के चलते सिर्फ बताई गई थी कि जिससे वो कुछ अपना मतलब सुधार सके, पैसा कमा सके। तो ठीक है, फिर मैंने इसको एस्ट्रोलॉजी को सीखा। एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद मैंने इसमें देखा कि इसमें बहुत से योग, दोष, उपाय यही मिले मुझे। इसमें प्रिडिक्शन नहीं मिली कि आप के साथ कब क्या होने वाला है, आप इस चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे। और एस्ट्रोलॉजी सीखते ही सीखते मुझे केपी एस्ट्रोलॉजी का पता चला। तो जब केपी एस्ट्रोलॉजी का पता चला और उसमें यह भी पता चला कि इसमें प्रिडिक्शन भी की जा सकती है, इवेंट ऑफ टाइमिंग, कि ये चीज़ आपके जीवन में कब घटित होगी, वो भी इसकी एक्यूरेसी 90 to 100% सही होती है, इसके बारे में पता चला। इसके मैंने कुछ टेस्टिमोनियल्स भी देखे, तो मुझे बहुत इम्प्रेसिव चीज़ लगी, तो मुझे लगा कि मुझे इसे सीखना चाहिए। नहीं, नाइस मैम। एंड एस्ट्रोलॉजी एक आने वाले टाइम में इतना बड़ा एक करियर ऑप्शनल भी आ रहा है, तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, जो स्टार्ट करना चाहते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहोगे? उनसे मैं ये कहूँगी कि उन्हें ज़रूर सीखनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद इसका उपयोग अपने पर्सनल फ़ायदे के बजाय लोगों के फ़ायदे के लिए करें। नहीं, नाइस मैम, नाइस। अगर मैं आपसे सिंपल वर्ड्स में मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ केपी एस्ट्रोलॉजी, तो उसमें क्या कहना चाहोगे आप? केपी एस्ट्रोलॉजी कृष्णमूर्ति जी द्वारा इन्वेंट की हुई एस्ट्रोलॉजी है। कृष्णमूर्ति जी साउथ इंडियन परिवार में उनका जन्म हुआ था। तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ था, और वो एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। वो 1908 में उनका जन्म हुआ था। वो प्रोफेसर थे।
और साथ ही साथ ज्योतिष भी थे। उन्होंने 40 साल ज्योतिष के अध्ययन को दिए, वो भी हिंदू एस्ट्रोलॉजी की उन्होंने सीखी थी शुरू में, लेकिन जिसको हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं आज के ज़माने में, उस एस्ट्रोलॉजी को सीखकर उन्होंने कई भविष्यवाणियाँ करी, भविष्य कथन किए, लेकिन उन्होंने पाया कि ये उनके भविष्य कथन गलत साबित हो रहे थे। तो उन्हें लगा कि ये सब क्यों हो रहा है, और वो गणपति जी के भी बहुत बड़े भक्त थे, तो गणपति जी की उन पर कृपा हुई तो उनकी चेतना जागृत हुई, तो उन्होंने पाया कि जो ग्रह होते हैं, हमारे 9 ग्रह होते हैं, वो अपने नक्षत्र का रिजल्ट देते हैं। और जब उन्होंने इसका अध्ययन और गहराई से किया और नक्षत्र स्वामी के आधार पर भविष्य कथन किए, तो उनके भविष्य कथन सही निकलने लगे। तब कृष्णमूर्ति जी ने इसका अध्ययन और गहराई से किया, तो उन्होंने उपनक्षत्रों की खोज करी। अच्छा। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि ज्योतिष में सबको पता है कि अभी 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियाँ होती है, 12 भाव होते हैं और 27 नक्षत्र होते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति जी ने इससे आगे जाके उसका और इन्वेंशन किया, उसको और इसकी खोज की, तो उन्होंने नक्षत्रों के भी और आगे हिस्से किए। हर नक्षत्र के उन्होंने 9 हिस्से किए, उन्हें उपनक्षत्र कहा गया। और उपनक्षत्रों के भी उन्होंने और हिस्से किए, जिसको उन्होंने उपनक्षत्र कहा। अब जैसे कि एक राशि 2 घंटे में बदल जाती है। अच्छा। राशि को हम लगन बोलते हैं, और 24 घंटे में 12 राशियाँ, सारी राशियाँ बदलती हैं, 2 घंटे में एक राशि बदलती है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि एक राशि के जितने भी जातक हैं जो 2 घंटे के बीच में पैदा हुए हैं, क्या उनका सबका भविष्य एक जैसा होगा? तो नहीं हो सकता ऐसा। 2 घंटे में पैदा होने वाले हर बच्चे का भविष्य या जीवन एक जैसा नहीं हो सकता। और हर राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, और एक नक्षत्र 52 से लेकर 55 मिनट में बदल जाता है। अब क्या 52 से 55 मिनट में होने वाले बच्चों का क्या सभी बच्चों का भविष्य एक जैसा होगा? वो भी नहीं हो सकता। तो कृष्णमूर्ति जी ने इसी चीज को देखा, और जब बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पे आती है कि जब बच्चे जुड़वा होते हैं, कई बार 2 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट का फर्क होता है। अब बच्चे 2 हैं, चाहे एक, भले ही एक ही माँ बाप की संतान है, लेकिन उनका भविष्य एक जैसा नहीं हो। तो इसी चीज को उन्होंने सर्च करने के लिए और गहराई में इसका अध्ययन किया। तब उन्होंने जैसे नक्षत्र और उपनक्षत्रों के माध्यम से इन सब की खोज करी, तब उन्होंने इस चीज को डिफरेंशिएट किया। तो बबीता जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी और केपी एस्ट्रोलॉजी में फर्क क्या है? केपी एस्ट्रोलॉजी नक्षत्र आधारित एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है। और इसमें जो भी हम प्रेडिक्शंस करते हैं, नक्षत्र और उपनक्षत्र स्वामी के आधार पर छोटे से छोटा उपनक्षत्र 2 मिनट के आसपास होता है, और बड़े से बड़ा नक्षत्र 7 से 8 मिनट में बदल जाता है। अच्छा। तो जब इतने छोटे समय में उपनक्षत्र स्वामी बदलता है, और उपनक्षत्र स्वामी भी हमारे प्लैनेट्स ही होते हैं, कुछ अलग सी चीज नहीं होती है, तो उसके आधार पर जो भी हम कैलकुलेशंस करते हैं, वो बिल्कुल सही साबित होती है। ओके। बट मैम, जैसे अभी वैलेंटाइंस डे आने वाला है, तो सारे जितने भी प्रेमी जोड़े हैं और ये सारी चीज़ें, तो ये लोग ऑफ कोर्स आपस में मतलब एक रिलेशनशिप को आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो क्या ये चीज़ें भी जान सकते हैं? जी जरूर, बिल्कुल। अच्छा। इसमें हम ये तक भी बता सकते हैं कि आपकी रिलेशनशिप आगे रहेगी या नहीं, और ये भी बता सकते हैं अगर नहीं चलेगी तो कौन बैकआउट करेगा। अच्छा। पूछने वाला करेगा या उसका पार्टनर करेगा। एंड क्या देख के आप बताते हो क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है आपको? इसमें हमको, अगर किसी के पास, इसमें तो इवन डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है किसी के पास अपनी, तो भी हम प्रश्न कुंडली से इसका सही उत्तर बता सकते हैं। अच्छा। प्रश्न कुंडली केपी ज्योतिष की एक चमत्कारिक खोज कह लीजिए। अच्छा। प्रश्न कुंडली हम अपने हिंदू ज्योतिष में भी देखते हैं, लेकिन इसमें कृष्णमूर्ति जी ने उसको और ज्यादा गहराई से, मतलब और ज्यादा गूढ़ बना दिया। तो जो भी लोग अगर आना चाहते हैं आपके पास, कैसे मतलब कर सकते हैं? तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं फ़ोन नंबर से, मेरी आईडी जो भी आपको वीडियो के नीचे प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ डिटेल्स मिल जाएंगे, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ रेकी हीलिंग भी करती हूँ। रेकी हीलिंग आप कब से मैम कर रहे हैं? रेकी हीलिंग को करते हुए मुझे 15 से 16 साल के आसपास हो गया है। और इसमें जाने की वजह भी मेरी कुछ घरेलू परेशानियां ही थी। अच्छा। तो 2009 या 10 के आसपास की बात है, हमारा घर भी छूट गया था। कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई थी कि हमें अपने घर को छोड़कर किराए के घर में आना पड़ा। अच्छा। अच्छा। और हमारे पास कमाई का जरिया नहीं था। मेरे 2 छोटे बच्चे, उस समय बच्चे मेरे सिर्फ 4 से 5 साल के आसपास थे, और मेरे हस्बैंड की भी तबीयत खराब हो गई थी। तो अब मुझे लगा कि भाई अब सब कुछ कैसे करना है, और मैं बिल्कुल नर्वस, और मैं एक सीधी सादी महिला,
मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं था, उस समय कोई नॉलेज भी नहीं थी, जो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। मैम जैसे आप केपी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो तो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग की चीज़ क्या लग रही है आपको? इंटरेस्टिंग चीज़ यही है सर इसमें कि आप प्रिडिक्शन करते हैं वो आपकी एक्यूरेट निकल सबसे अच्छा। इंटरेस्टिंग चीज़ तो यही है इसमें कि एक्यूरेसी इसकी बहुत अच्छी है, 90 से 100% तक की एक्यूरेसी मैं बोलूँगी, बशर्ते कि आपके कैलकुलेशंस बिल्कुल सही हों। और जब आप ज्योतिष कर रहे हो उस समय आपको बिल्कुल आपका जो मन है, मस्तिष्क है, बिल्कुल शांत होना चाहिए। उस समय जब आप कैलकुलेशंस करते हो बिल्कुल सही, आपको ईश्वरीय मार्गदर्शन मिलता है, और जब ईश्वरीय मार्गदर्शन से आप कोई चीज़ करते हो तो फिर वो उसको तो सही होना ही पड़ेगा। करेक्ट। मैम जैसे एस्ट्रोलॉजी में आजकल लोग दावे करते हैं कि इसकी डेथ हो जाएगी इतनी उम्र में, इसका ये हो जाएगा, सोशल मीडिया पे आके कुछ भी बोल देते हैं कभी भी। तो आपके हिसाब से कितना सही है और इससे आप लोग जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं उनको कितना फर्क पड़ता है? देखो, सोना है ऊपर कितनी ही धूल लगा लो, सोना तो सोना ही रहेगा, बस समय के साथ धूल हटेगी, उसकी चमक को आने में कई बार समय लग जाता है। तो वो वाली बात है। और रही बात ये सोशल मीडिया पे आकर कोई भी किसी के बारे में भी कुछ भी बोल रहा है, मुझे तो ये सब ठीक लगता नहीं है, और ना ही मैं खुद ऐसा कुछ कर सकती हूँ। और जो लोग बोलते हैं कुछ व्यूज के चक्कर में, कुछ पॉपुलैरिटी के चक्कर में, भले ही नेगेटिव हो, पॉपुलर तो होते ही है। ये तो है। तो आप किसी की मौत को प्रिडिक्ट करें, वो पावर ईश्वर ने हमें नहीं दी है, तो वो काम ईश्वर का है, उन्हीं के ऊपर रहने दें तो ज्यादा सही बात है। आई थिंक डेथ कभी भी किसी की प्रिडिक्ट नहीं करी जा सकती, ये तो ईश्वर के हाथ में है। करी तो देखो, आज ज्योतिष के अंदर ये भी चीजें करी प्रिडिक्ट की जाती है, लेकिन एक सच्चा ज्योतिष होगा ना, वो इस चीज को मना कर देता है। इवन आपने देखा होगा डॉक्टर्स वगैरह भी होते हैं, कई बार मरीज की जो हालत होती है क्रिटिकल होती है, सबको पता होता है, उसके फैमिली वालों को भी पता था कि अब कुछ नहीं होगा, डॉक्टर भी कहते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली कुछ नहीं कहते। सही बात है, लेकिन ये लोग जो बोल रहे हैं वो तो बहुत ही गलत बात है। वो उसका तो फिर अब क्या ही कहें उसका तो। अच्छा, तो मैम आपके पास ज्यादातर लोग कौन से आते हैं, मतलब करियर वाले आते हैं, मैरिज वाले आते हैं, कौन से लोग क्या आते हुआ, हर तरह के क्लाइंट्स आते हैं। हैं? अच्छा। मैरिज वाले भी आते हैं, संतान नहीं हो रही है वो भी आते हैं, करियर के लिए भी आते हैं, कौन सी फील्ड चुने एजुकेशन में, सब तरह के केसेस आते हैं। तो मैं हर तरह का केस देखती हूँ। तो बबीता मैम, मैं चाहूंगा कि आप अपने रेकी हीलिंग का कोई एक्सपीरियंस अगर आप बताना चाहें तो। रेकी हीलिंग का एक्सपीरियंस मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। मैं अपनी इवन अपनी पर्सनल लाइफ से ही रिलेटेड एक अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी। मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था आज से 6 या 7 साल पहले। ब्रेन का हुआ था, पीछे सर्वाइकल कॉर्ड का। तो ऑपरेशन दिसंबर में हुआ था, दिसंबर के एंड में, और वो डिस्चार्ज होके जनवरी में जब घर आ गई थी, उसके बाद मैं अपने घर आ गई थी। उसके 1 या डेढ़ महीने के बाद मैं दोबारा उनसे मिलने गई, तब मैंने देखा उनकी क्या कंडीशन है। तो उनके जो ऑपरेशन वाला जगह थी गर्दन के पीछे, इतना मोटा फूल रहा था। मैंने कहा मम्मी ये क्या हो गया? तो मम्मी ने कहा पता नहीं क्या हो गया, धीरे धीरे फूलता गया। तो मैंने कहा डॉक्टर को दिखाया? कह रहे हाँ डॉक्टर को दिखाए। उन्होंने कहा कि पानी भर गया, शायद हो सकता है हमें दोबारा ऑपरेशन करना पड़े। तो मैं शॉक हो गई। अब मैंने सोचा एक तो पहले ही इतना क्रिटिकल ऑपरेशन करवा चुके हैं और अभी तक उससे रिकवरी हुई नहीं, और एक और ऑपरेशन, तो ये तो बड़ी दुविधा वाली स्थिति हो गई। तो उस समय ना मैं रेकी का ज़्यादा इस्तेमाल कर नहीं रही थी। एक्चुअली मैं फैमिली में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी कि मैं इन चीज़ों का इस्तेमाल थोड़ा कम कर रही थी। तो मेरे को एकदम से याद आया चलो मैं हीलिंग करती हूँ। मैं एक दिन के लिए ही गई थी वहाँ पे। मैं गई, हाथ के हाथ मैंने हीलिंग करी उसी समय। थोड़ी देर बाद 1 डेढ़ घंटे बाद दोबारा करी, फिर 2 घंटे बाद दोबारा करी। शाम होते होते जब मैं शाम की चाय बना रही थी तो मम्मी ने कहा कि कुछ है ना, मेरे को ना ये जो पानी वाला बैलून सा बन गया था थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है, मेरे को एक बार हीलिंग और कर देना जाने से पहले। मैंने कहा ठीक है मम्मी। तो दोपहर से लेके शाम तक में ही उनको इतना अच्छा रिजल्ट मिल गया कि वो जो फूला हुआ बिल्कुल टाइट हो रखा था वो ढीला पड़ने लग गया। तो मुझे भी हैरानी हुई कि इतनी जल्दी कैसे रिजल्ट मिल गया। तो मैंने कहा ठीक है मैं कर दूंगी। और फिर मुझे कुछ पॉजिटिविटी नज़र आने लगी, तो मैंने कहा कि मम्मी मेरे को सुबह डेली 6 बजे कॉल कर देना, मैं डेली अपना डिस्टेंस हीलिंग कर दूंगी। देखिए में एक चीज़ और भी है, आप कहीं पे भी, आपको पास में होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी जगह से बैठकर पेशेंट के लोकेशन पे आप अपनी एनर्जीज को भेज सकते हैं और अपनी ही जगह से बैठे बैठे उसका उपचार कर सकते हैं। तो मैं उनका डेली हीलिंग भेजती थी, उनको कॉल आ जाती थी, हीलिंग कर देते थे। ऐसे करते करते 15 या 20 दिन मैंने दी होगी और उनका वो पानी पूरा सूख गया था। तो अब देख लीजिए आप ही। 15-20 दिन में बहुत जल्दी, जी मतलब नहीं, तो डॉक्टर ने तो उसका दोबारा ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। करेक्ट। और उसके कुछ दिन बाद क्या हुआ, मतलब कुछ दिन बाद नहीं, शायद साल या 1.5 साल हुआ होगा, मेरे पैर में गांठ हो गई। जहाँ पे हम एंकलेट पहनते हैं वहाँ पे मेरे गांठ हो गई।
शुरू में तो मुझे लगा ऐसी कुछ सूजन है, मिट जाएगी, हो जाएगी ठीक। फिर मैं कभी पूजा के लिए ज़मीन पे बैठती तो मुझे दर्द होने लगा। मैंने सोचा ये क्या हो गया पता नहीं। मैंने अपना देसी इलाज किया, गर्म पानी से सिकाई, आइलेक्स वगैरह, गर्म पट्टी, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, 1% भी फ़र्क नहीं पड़ा। मैं डॉक्टर को दिखा लेंगे, डॉक्टर ने कहा कि ये ठीक नहीं होगा, इसको तो ऑपरेट करना पड़ेगा। अब फिर वही ऑपरेशन का नाम सुनते ही तो हम सब डर ही जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो इसको हील करके देखते हैं। मैंने नॉर्मली ऐसे बैठे-बैठे 1 मिनट की हीलिंग दी। शाम को मैं किसी काम के लिए झुक रही थी तो मेरी एकदम से पैर पे नज़र गई, मैं जो इतना मोटा फूला हुआ था एकदम से हाफ हो गई। तो मैंने कहा ये देखो मेरे हाथ में एनर्जी है और मैं इसको खुद ही इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। मुझे कई बार अपने ऊपर हैरानी होती थी, कई बार लगता था यार तू इसको भूल क्यों जाती है? तो रेकी हीलिंग से क्या-क्या कर सकते हैं हम लोग? कौन-कौन सी बीमारी, कैंसर तक ठीक हो सकता है? देखो रेकी हीलिंग से आप छोटी से छोटा सर दर्द से लेके कैंसर जैसी चीज़ों को हील कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मेडिकल साइंस को इग्नोर कर, ये गलती हमें कभी नहीं करनी चाहिए। रेकी हीलिंग उसको सपोर्ट करती है, उसको रिप्लेस नहीं करती। तो इट्स अ काइंड ऑफ मेडिटेशन और समथिंग, या फिर रेकी प्रॉपर एक हीलिंग होती है जिससे इंसान सच में सच हो सकता है? सच में सच ही होता है। मेडिटेशन वगैरह से हम अपनी एनर्जीज को बढ़ाते हैं, अपना फोकस बढ़ाते हैं, क्योंकि मेडिटेशन से आप जब आप मेडिटेट करते हो तो आप अपने विचारों को कंट्रोल कर पाते हो। और जब तक हीलिंग में क्या होता है, जब तक आप अपने विचार कंट्रोल नहीं कर पाओगे ना, आप हीलिंग ही नहीं कर पाओगे। अगर आपका मन और मस्तिष्क विचारों से भरा हुआ होगा दुनिया भर के, तो आप कैसे कोई भी काम पे फोकस नहीं कर पाओगे। सही बात है। मतलब हमारे को पॉजिटिव तो रहना ही पड़ेगा। और ये रेकी हीलिंग है ना, कोई नई नहीं है, अच्छा, ये रीइन्वेंट हुई है। अच्छा। तो जापान में डॉक्टर मेकाओ उकुई थे, उन्होंने रीइन्वेंट किया था। और ये जो पद्धति है ये हमारे देश में ही थी हजारों साल पहले। अच्छा, पहले। आपने रामायण तो आपने हाँ, हाँ। हमको सबको पता ही है, करेक्ट। जब पत्थर को छूकर भगवान ने अहिल्या बनाया था, सबको पता है इसके सिवा। हाँ, 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 नीरोधर। वो क्या था, वो भी एक रेकी ही थी, बस ये कि वो ईश्वर थे, उनकी पावर बहुत ज्यादा थी। महाभारत में भी एक प्रसंग आया है कि जब भगवान कृष्ण मथुरा गए थे फर्स्ट टाइम, तो एक कुंजा नाम की एक बूढ़ी खड़ी उनका वेट कर रही थी। कुबड़ी सी महिला थी, कुबड़ी सी हाँ, 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 उनके वो तो टच करते हैं तो पूरा खड़े जाते हैं वो। सुंदर थी, कन्या बन जाती। हाँ, 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 हाँ। तो वो उसको अभिशाप कुछ श्राप वगैरह मिला हुआ था, हाँ, हाँ, हाँ। तो वो भी तो एक रिकी का ही रूप है। साईं बाबा को तो कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। साईं बाबा 1930 में उन्होंने निर्वाण लिया था, तो अब देख लीजिए 1930 और अभी तो 2030 भी नहीं आया है। 95 साल ही हुआ है। उससे पहले तो वो भी छूकर लोगों की बीमारियों को दूर कर देते थे। तो राम और कृष्ण तो भगवान है, लेकिन जो साईं बाबा है वो तो संत थे ना, तो उनकी सिद्धियां इतनी ज्यादा मजबूत थी या इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो छूकर लोगों की बीमारियों को ठीक कर देते थे। तो मैम एस्ट्रोलॉजी में जो लोग बिलीव नहीं करते हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे? देखो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव जो नहीं करते हैं उनके लिए तो एस्ट्रोलॉजी एक्यूरेट काम करती है। अच्छा, जो बिलीव नहीं करते। जी, क्योंकि वो बिलीव नहीं करते ना कुछ अच्छा। भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी काम ही नहीं करती है। अब मान लो कोई एस्ट्रोलॉजी भी जैसे साइंस के सिद्धांत होते हैं, फिजिक्स के कुछ सिद्धांत हैं, केमिस्ट्री के सिद्धांत हैं, ऐसे एस्ट्रोलॉजी के भी कुछ सिद्धांत होते हैं। करेक्ट। तो आपके मानने या ना मानने से ये नहीं है कि वो सिद्धांत है ही नहीं। अब ग्रेविटी फोर्स है तो है ही, आप मानो सही मत मानो। मैम अगला सवाल मेरा ये है कि रेकी हीलिंग होती क्या है, अगर मैं सरल भाषा में जानना चाहूँ आपसे तो? रेकी हीलिंग को हम सरल भाषा में अगर कहूँ तो स्पर्श चिकित्सा कह सकते हैं। अच्छा, तो इसको हम हाथों द्वारा छूकर इसका इस विधि में उपचार किया जाता है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। और रेकी का इफेक्ट कैसे फील होता है, मतलब माइंड बॉडी उसमें? जब आप रेकी हीलिंग करते हो, जो आपका पेशेंट होता है उसको भी आप शांत होने को बोलते हो और आप भी शांत होते हो। जब उसको रेकी हीलिंग दी जाती है तो वो अपने आप को बिल्कुल हल्का महसूस करता है। उसको कोई भी पेन वगैरह होता है तो उसको फील होता है कि मेरा पेन धीरे धीरे रिलीज हो रहा है। उसको एनर्जी भी फील होती है। और ये सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, फील करने वाली बात। करेक्ट। मैम लेकिन रेकी और केपी एस्ट्रोलॉजी जो बताई आपने, क्या ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है या फिर अलग अलग है? कनेक्टेड द फील्ड तो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन आपके पास जब अलग अलग टूल्स आ जाते हैं, अलग अलग टूल्स को मिक्स और मैच करके उनको अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। एस्ट्रोलॉजी से आप देख सकते हैं कि आपके कैसी परिस्थितियां बन रही हैं, कुछ नेगेटिव है तो रेकी हीलिंग के माध्यम से उन चीज़ों को ऊर्जा देकर कुछ पॉजिटिविटी प्रदान कर सकते हैं। तो मैम जैसा कि आप एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी सारे लोगों से डील करते होगे, तो जब आपने एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट करी थी तो आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजेस क्या आए थे? अमूमन तो ऐसे कुछ खास चैलेंजेस आए नहीं,
बस होम मेकर हैं तो टाइम निकालना एक चैलेंज तो होता ही है होम मेकर के लिए। तो होम मेकर के साथ साथ आपने एस्ट्रोलॉजी सीखी और आप काम कर रहे हो, कितना मुश्किल रहा मैम? मुश्किल तो बस थोड़ा रहता ही है। लेकिन जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग सोचते हैं कि एक होम मेकर ही होते हैं और नहीं कर पाए कुछ और काम, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? चीज के मतलब मैं इस चीज को सही नहीं कहूंगी। हाँ हाँ एक होम मेकर होना अपने आप में ब्लेसिंग है। आप घर को संभाल रहे हो। हाँ, एक स्त्री परिवार की धुरी होती है। सही बात है। अगर धुरी हिल जाए तो आप सब समझ सकते हो कि क्या होगा। होम मेकर होने के साथ साथ आप एस्ट्रोलॉजी और ये केपी एस्ट्रोलॉजी तो बहुत ही जल्दी सीखने वाली विद्या है। आप 3 से 6 महीने की अभ्यास में इसको आप सीख सकते हो। आप अपने आप को फ्यूचर में कैसे देखते हो एस्ट्रोलॉजी के साथ? मैं एक गाइड के रूप में अपने आप को देखना चाहूंगी। मतलब आप अपनी कोई भी मेरे पास अपनी समस्या लेके आता है एस्ट्रोलॉजी और रेकी हीलिंग, और मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। ओके। जो जो भी मेरा ज्ञान जो अभी तक मैंने अर्जित किया है उन सब के माध्यम से जो उसके लिए बेस्ट वे हो सकता है, उसकी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिविटी लानी चाहिए, उसको कुछ भी एक उम्मीद की किरण देने के लिए, तो उसके सॉल्यूशन के साथ साथ उसको एक मार्गदर्शन भी दूंगी। तो मैं अपने आप को गाइड कहना ज़्यादा प्रेफर करूँगी। एस्ट्रोलॉजी जब कोई स्टार्ट करता है तो वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब क्योंकि आजकल नेगेटिव भी बहुत हो रखा है जियो की वजह से, तो उसको नेगेटिव अपने दिमाग में, उसके दिमाग में ना आए, ऐसा वो क्या करे? उसके लिए तो एक ही रास्ता है, आपको डिजिटल फास्टिंग करनी पड़ेगी। सुना होगा डिजिटल फास्टिंग का नाम। तो ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी भी बीमारी बन जाती है। करेक्ट। तो क्या होता है कि इंस्टा फेसबुक आजकल हम लोग स्क्रॉल करते रहते हैं, एक रील एक के बाद एक, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं। तो हमको बिल्कुल कॉन्शियस होकर क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उस पर कॉन्शियस होकर उन चीज़ों को एब्जॉर्व करना चाहिए। मेरा तो यही मैसेज है आज के यूथ से कह लो, या आज हर किसी से, यूथ ही नहीं है खाली, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, महिला हो, पुरुष हो, सब कोई इसी बीमारी का शिकार हो रहे हैं आज की डेट। आजकल जैसे मैम आप देख रहे हो दिल्ली में बहुत एक चीज़ चल रही है। 800 से ज़्यादा बच्चे लापता हो गए हैं और न्यूज़ में भी दिखा रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, क्या एस्ट्रोलॉजी से ये चीज़ें भी ठीक करी जा सकती हैं या समझी जा सकती हैं? अब एस्ट्रोलॉजी की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, हर पद्धति की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। तो अब ये जो आतंक है या कुछ भी गलत चीज़ें हो रही हैं, इन चीज़ों का उपाय तो इसमें नहीं होगा। इस चीज़ के लिए तो हमको खुद ही जागरूक होना पड़ेगा, और जो भी हमारा सिस्टम है उसे एक्टिव होना पड़ेगा। बट कैसा लग रहा है आपको, इतनी सारी चीज़ें एकदम से अचानक से दिल्ली में हो रही है? अब ये तो सब डरने की बातें तो होती हैं कि अपना ध्यान रखो, बहकावे में मत आओ। और कहीं ना कहीं ये लगता है कि मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि कुछ होता है, कुछ अफवाहें भी हो जाती है। जहाँ तक मेरी नॉलेज की बात है, अभी एक नई मूवी आई है मर्दानी 3। करेक्ट। तो उसमें ना यही टॉपिक है कि बच्चों को उठाया जा रहा है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग बोलते हैं शायद, तो वो सब हो रही है। तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे सुनने में आया है कि ये सब पीआर है। मुझे नहीं पता क्या सच है क्या झूठ है। बट मैम मैंने अगर गुमराह होने की भी बातें सुनी है, मैंने ये भी बातें सुनी। मैम अगर ये पीआर है तो ये बहुत ही बकवास पीआर है और ये बहुत ही शर्मनाक बात है। किसी मूवी के उठाने के चक्कर में आप देश के जो चीजें हैं उससे खेलवाड़ कर रहे हो। इसका तो देखो वही वाली बात है, पब्लिसिटी करने वाले को तो पब्लिसिटी से मतलब है, वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, और नेगेटिव चीजें ज्यादा तेजी से फैलती। हम्म, सही बात है। जो भी लोग मैम ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहोगे अगर मैं आपसे पूछूं, कोई एक मैसेज अगर आप देना चाहो उन्हें, आप पूरे पॉडकास्ट से? मेरा एक जो मेरा पर्सनल मैसेज है, जो मेरी पर्सनल एक इच्छा है कि मैं जो भी मेरे जैसी होम मेकर है, मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि अगर उनके पास थोड़ा सा भी समय है पूरा दिन में 1 से 2 घंटे का भी, तो वो भी कुछ ना कुछ सीखे जरूर, अपनी लाइफ में कुछ नया ऐड करें। और आज का जो समय है वो तो इतना आसान हो गया कि आपको कुछ सीखने के लिए, कुछ करने के लिए कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। सही बात है। तो उनसे मेरा ये स्पेशल संदेश होगा कि जैसे मतलब मुझ जैसी एक सीधी सादी लड़की एस्ट्रोलॉजी सीख सकती है, रेकी हीलिंग कर रही हूँ मैं, न्यूमेरोलॉजी भी मैंने सीखी, वो भी मैं कर रही हूँ। आगे और भी भविष्य में जैसे जैसे समय बीतेगा पता नहीं मैं क्या करूँगी, मेरा भी तो कोई प्लान नहीं है, अभी मैं सीखो कर रही हूँ। तो इस तरह का मेरा सबसे संदेश ये हो कि हर किसी महिला को, होम मेकर को स्पेशली, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में सीखना जरूर चाहिए। करेक्ट। या जो उन्होंने शादी से पहले कुछ सपने देखे थे कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी,
तो उस चीज़ के लिए उसको कुछ समय ज़रूर दे के इ अपनी यादें ताज़ा कर लेनी चाहिए एक बारी। क्योंकि हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर है और उस टैलेंट को हमें बाहर निकालना है तो कुछ ना कुछ करके ही पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है। सही बात। तो बबीता मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो प्रश्न कुंडली होती है, क्योंकि ये वर्ड मैंने पहली बार सुना है, और इस ये क्या होता है मतलब बेसिकली? पर्सनल कुंडली कई बार क्या होता है कि हमारे मन में दुविधा आती है। हम्म। कुछ काम करना हम चाह रहे हैं, उस काम को करें या नहीं करें। होता है ना कई बार आपके साथ भी कभी हुआ होगा, मेरे साथ भी होता करेक्ट रहता है। करेक्ट होता है मैम। तो हमारे मन में क्या उठा? प्रश्न उठा। हम्म। तो प्रश्न अब इसका जवाब कहाँ से लें? हम्म। हम सोचते हैं कि किससे पूछें? तो हम्म। जब कुछ नहीं होता तो लगता है कि ईश्वर से ही पूछते हैं। हम्म। तब मान लो अगर कोई इसी तरह का क्वेश्चन लेके मेरे पास आए हम्म। या किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास कि हमें ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो उस समय हम उनसे नंबर लेते हैं, 1 से लेके 249। ये 1 से लेके 249 क्या होता है? ये केपी एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है। सब लॉट्स होते हैं बेसिकली, मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहूँगी। ठीक है। तो उसमें जब वो क्लाइंट उस नंबर को चूज़ करके हमें बताता है, तो उससे हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं अपनी, फिर उसके आधार पर उनका जवाब दिया जाता है। ठीक है। अब इन नंबरों के माध्यम से आप जैसे मैच होते हैं, किसी भी तरह के क्रिकेट मैच है, फुटबॉल मैच है, और भी कोई भी मैच हो, उनकी प्रेडिक्शंस भी हम दे सकते हैं। ठीक है। बस इसकी एक ही कंडीशन है कि जो आपका क्वेश्चन है, जो आपका प्रश्न है, वो हम्म। बिल्कुल आपके मन से आया हो। मन में जब हम एकदम से अधीर हो जाते हैं कि इसका जवाब तो हमें चाहिए ही चाहिए, उस समय जो हमारा हम नंबर चूज करते हैं, और क्योंकि वो नंबर आपको ईश्वर सजेस्ट करते हैं, तो जो उस नंबर के द्वारा उस समय और कुछ गणनाएं करके जो आंसर मिलते हैं, वो आंसर 100% तक सही होते हैं। ओके। एंड मैंने कुछ आईपीएल मैचेस की प्रिडिक्शंस करी है। मैं कहूंगी कि 90% तक वो प्रिडिक्शन सही होती है, अच्छा। बशर्ते कोई, जैसे मान लीजिए मैच का कोई दीवाना है क्रिकेट का, जो दीवाना होगा उसके अंदर तो बिल्कुल अर्ज होगी कि मुझे जानना है कि कौन जीतेगा आज, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा, मतलब 90% एक्यूरेसी थी। 100% भी, मतलब 90% कहेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। हम्म। लेकिन इसका ना एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि इसको टेस्ट करने के लिए अभी कभी भी हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि टेस्ट करने के लिए यूज़ करोगे तो आपको सही आंसर नहीं मिलेगा। हम्म। और केपी एस्ट्रोलॉजी की एक सबसे अच्छी खोज रूलिंग प्लैनेट्स भी है। अच्छा। अब ये रूलिंग प्लैनेट्स भी एक नया शब्द होगा आपके लिए शायद। तो रूलिंग प्लैनेट्स का क्या मतलब होता है कि शासक ग्रह इस समय इस जगह पर कौन से प्लैनेट्स का शासन है, उन्हें हम रूलिंग प्लैनेट्स बोलते हैं। अच्छा। तो रूलिंग प्लैनेट्स और ये जो नंबर, कोई भी जिसको हम पोरेरी नंबर बोलते हैं, 1 से लेकर 249 के बीच में, जब हम उन दोनों को मैच करते हैं और उसके माध्यम से एक कुंडली बनाई जाती है, उस कुंडली के माध्यम से जो भी हमें जवाब मिलते हैं वो बिल्कुल सही जवाब। एंड मैम, एक आप अपने बेटे के बारे में भी कुछ स्टोरी बता रहे थे शायद। जी वो तो चलो आपने पूछा है तो मैं बता हाँ रहा हाँ हूँ। हाँ। मेरे बेटे का एग्जाम था, हाँ हाँ। कैट का एग्जाम। अच्छा। तो अब कैट का एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम होता है, तो ऐसे ही मेरे मन में विचार आया, मैं बाजार गई थी, मेरे मन में विचार आया कि देखते क्या कैसा उसका रिजल्ट रहेगा। तो मेरे दिमाग में उस समय एक नंबर फ्लैश हुआ, 147 था शायद, अभी मेरे को याद नहीं है। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। अब इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि आपके मन में मान लो अभी कोई नंबर आया है किसी सवाल को लेके, और आपके पास उस समय वो टूल्स नहीं है जिससे आप उनकी कैलकुलेशन कर सको। सॉफ्टवेयर जैसे मतलब टूल्स वगैरह होते हैं सॉरी। तो मैं घर गई और जैसे ही मुझे समय मिला मैंने अपना सिस्टम वगैरह खोला और वो नंबर डाला और उसकी कुंडली बनाई। तो उसके जो भी जवाब मुझे मिले, जो भी हमारे उसके पॉजिटिव हाउसेस होते हैं, सारे जवाब वैसे ही मिले। तो इसका मतलब था कि रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, और जब उसका रिजल्ट आया तो वो रिजल्ट वैसा ही था। ओह। तो उसको तीनों जो टॉप के आयंस होते हैं, ABC, तीनों से ही इसको कॉल आई है। अब उसका इंटरव्यू भी हो चुका है, कुछ के बाकी हैं। तो देखो अब आगे क्या होता है, कुछ होगा तो ज़रूर बताऊंगी मैं। डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच बबीता मैम, आपने आज हमारे पॉडकास्ट पे आके बहुत सारी बातें बताई। केपी एस्ट्रोलॉजी पहली बार सुना हमने, नक्षत्र के बारे में पहली बार सुना हमने, प्रश्न कुंडली के बारे में पहली बार हमने बात करी आज। तो बहुत सारी चीज़ों पे हमने बात करी और लगा कि हाँ, कुछ नई चीज़ें हैं,
कुछ नए तरह की मतलब चीज़ें लॉजिक के साथ में भी करी जा सकती हैं। और जिसको भी अगर कोई कंसल्टेशन या फिर कोई एस्ट्रोलॉजी के थ्रू मैम के पास जा रहा है, तो हम डिस्क्रिप्शन में मैम का इंस्टाग्राम हैंडल या फिर नंबर डाल देंगे। आप मैम के पास जाके उनसे अपना कंसल्टेशन ले सकते हो, ताकि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है या फिर आपका करियर, लाइफ रिलेटेड, रिलेशनशिप जो भी आपका जो आगे होने वाला है, उसके बारे में आप मैम से जानकारी ले सकते हो, ताकि वो आप उससे बेटर डिसीजन ले पाओ। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आवर शो मैम। मुझे बहुत अच्छा लगा हमारे पॉडकास्ट में आप आए।